बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। मुल्क की सियासत एक नए मोड़ में दाखिल हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने जेल से ही महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया है। पख्तूनख्वा मिली पार्टी और के सरबरा और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के कायद को ये गैर मुतवक्का ज़िम्मेदारी देना इस बात का अंदिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब की हिकमत अमली में इत्तहादियों को आगे बढ़ा रही है। उमर अयूब की नाअहली के बाद ये फैसला अपोजिशन की सफ़ों में एक नई सफ़बंदी और पार्लिमानी सियासत में एक नए मंजरनामे को जन्म दे रहा है। इसी दौरान ज़िमनी इंतखाबात पर भी गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर के ज़िमनी इंतखाबात से बाइकआउट का ऐलान कर दिया है और अपने उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी भी वापस लेने का अंदिया दे दिया है। अलबत्ता लाहौर की NA 129 नशिस्त पर पार्टी इबहाम का शिकार है, जहां मियां अजहर की वफात के बाद फैसला अभी तक हतमी तौर पर नहीं हो सका। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपनी अपनी हिकमत अमली के साथ मैदान में हैं और ये तासुर मजबूत हो रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और IPP लाहौर में नून लीग का साथ देंगी। ये दो बड़े फैसले हैं। अपोजिशन लीडर की गैर रवायती नामजदगी और ज़िमनी इंतखाबात से बाइकाट वाजिया करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सियासी लड़ाई के नए महाज खोल रही है और आने वाले दिनों में सियासी बसात मज़ीद पेचीदा होने जा रही है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने, साबिक़ गवर्नर सिंध है। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। ज़ुबैर साहब, फरमाइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अपने ही सीनियर रहनुमा मौजूद थे, फिर महमूद खान अचकज़ई जैसे गैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा को अपोजिशन लीडर नामजद करने की पीछे क्या मंतक नज़र आ रही है आपको? इसमें दो तीन अहम चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आपको रिसेंटली पता होगा, एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का एक प्लेटफॉर्म नया ऊपर के सामने है। वो एक लार्जर प्लेटफॉर्म है और उसमें PTI तो शामिल है, असद कैसर साहब उसके सेक्रेटरी जनरल हैं, लेकिन उसमें दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं। मकसद ये है कि जब आप हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से या एस्टैब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ से तो बात ही नहीं हो सकती, दहशत करते हैं, इसको ये है। सो उसको एक लार्जर अम्ब्रेला जैसे पहले होता रहा है, एक MRT मूवमेंट थी, ART बनी थी, कोलिशन ऑफ ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज। तो उसके चेयरमैन जो है महमूद अचकज़ई हैं। ही इज़ अ टावरिंग फिगर। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ से भी आज पूछेंगे तो उनको तनकीद का निशाना नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत अरसे तक जमहूरियत का साथ दिया था महमूद अचकज़ई ने नवाज शरीफ के साथ। और इसी तरह से इमरान खान के लिए जिस तरह से उन्होंने आवाज़ बुलंद की पिछले 2-3 साल में, सो एक चीज़ बिल्कुल सब में कंसेंसस है, हुकूमत में भी ऑपोजिशन में भी, कि महमूद अचकज़ई एक ऐसी फिगर है जिन पर आप ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि जी ये किसी ओहदे के पीछे हैं, किसी लालच में हैं, या ये पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं। कल वो नवाज शरीफ के साथ खड़े थे जब नवाज शरीफ मुश्किल में थे, आज वो इमरान खान के साथ खड़े हैं मुश्किल है। सो कंसिडरिंग द सिचुएशन इनसाइड द पार्लियामेंट, जिसमें उमर अयूब जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उनको नाअहल करार दे दिया गया है। अब वो क्या लीगल फाइट होती है, कब जाके वो रिस्टोर होते हैं नहीं होते हैं, हमें कुछ नहीं पता। तो उस लिहाज से और फिर विद इन PTI एक जाहिर है, जब आप किसी और को रिप्लेस किसी और को बनाते हैं इमरान खान से उमर अयूब की जगह, तो कुछ ना कुछ जाहिर है इतराज़ात होते हैं कि जी इसको क्यों नहीं बनाया, इसको क्यों नहीं बनाया, मुझे क्यों नहीं बनाया, मेरी इतनी कुर्बानी। सो ही इज़ अ फिगर जिस पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एंड ही कैन फेस द ब्रंट ऑफ द गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल तरीके से देन एनी अदर ऑपोजिशन लीडर। ठीक, जो इस वक्त ऑब्वियसली जो सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो तो पूरा मुल्क जानता है, लेकिन इसके अंदर दो चीज़ें और भी बड़ी अहम है। एक, ज़िमनी इंतखाबात से बाइकआउट, क्या ये अवामी मैंडेट से फरार के मुतरादिफ नहीं है? क्योंकि हुकूमत एक तो इसके साथ ये भी कह रही है कि जी क्योंकि ये फैसला पार्टी पार्लिमानी कमेटी को कमज़ोर कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कि अपोजिशन लीडर बन सके। इसको आप फिर कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं और बॉयकॉट करना असेंबली का, इस पर कोई कंसेंसस नहीं है, पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि मुख्तलिफ हरबे आजमाए गए हैं हुकूमत वक्त को फोर्स करने के लिए टू चेंज द टेक्टिक्स या जो भी है। PDM जब बनी थी तो PDM में ये फैसला हुआ था कि हम तमाम असेंबली से रिजिग्नेशन देंगे और बाई इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे।
उधर फिर ओपिनियन डिफर करना शुरू कर दिया, बिकॉज पीपल्स पार्टी वाज ऑफ द व्यू कि नहीं, इसका कोई फायदा नहीं होता बॉयकट करने का। उनका भी बहुत एक और आर्ग्यूमेंट था उनके अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर। फाइनली जाके आपने देखा कि कोई रेजिग्नेशन नहीं हुई, पर एक वक्त ये था कि पीपल्स पार्टी का पीएमएलएन एक दूसरे के खिलाफ पब्लिकली बोलना शुरू हो गए थे आफ्टर अ पीडीएम मीटिंग इन मार्च 2021, जिसमें पीपल्स पार्टी ने रिफ्यूज कर दिया था कि हम नहीं रेजिग्नेशन देंगे। मुझे नहीं पता इसका फाइनल क्या होगा, लेकिन मेरे अपने नुक्ते नज़र से पॉलिटिक्स जितना मैं समझता हूँ, बॉयकट करने का कोई फायदा नहीं होता। नए प्लेयर आ जाते हैं, आप उसके लिए राह हमवार करते हैं। 85 का इलेक्शंस इज अ क्लासिक एग्जांपल। 85 पार्टीलेस इलेक्शन था, पीपल्स पार्टी ने बॉयकट किया था, हालांकि बावजूद इसके कि पीपल्स पार्टी सबसे पावरफुल जमात थी। ज़ियाउल हक जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी को मौका नहीं देना चाहते थे, इसलिए पार्टीलेस इलेक्शन करवा रहे थे। पीपल्स पार्टी के विड्रॉल का नतीजा ये हुआ कि उसमें एक 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 नई जनरेशन ऑफ पॉलिटिशियंस एक उभर के सामने आई, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हामिद नासिर चट्टा, चौधरी निसार, शेख रशीद, जावेद हाशमी, ये सारे उस लॉट में आए थे। और उन्होंने उनमें से ये मैं तो वो नाम ले रहा हूँ जो कि बाद में हम आज भी अच्छी तरह पहचानते हैं। दे वर एबल टू क्रिएट देयर ओन स्पेस, उनको काम करने का मौका मिला, डिलीवर करने का मौका मिला, अवाम में अपनी पज़िराई पैदा करने का मौका मिला। तो ये जब आप स्पेस छोड़ते हैं तो कोई और फिल कर देता है। एंड यू डोंट नो वेदर यू विल बी एबल टू कम बैक एंड मेक अ कम बैक उस तरह से। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस तरह आप अभी फरमा रहे हैं, ये ज़िमनी इंतखाबात ना लड़ने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत भी तो मुतासर होगी, और अगर ये स्पेस फिल हो जाती है, जिस तरह आपने हिस्ट्री का हमें बहुत क्लियरली बताया कि कहाँ पर क्या हुआ था, ये चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस चीज़ का एहसास है, उनको पता है कि ये एक हिस्ट्री रही है पाकिस्तान में ऐसी, और अगर स्पेस फिल हो जाए तो उसके बाद उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल बल्कि ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। देखिए, पीटीआई के अपने अंदर एक डिवीजन थी। जब 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था, तो इमरान खान का फैसला था कि जी हम रिज़ाइन कर देंगे असेंबलियों से, जो उन्होंने किया। आपको पता है कोई 130 या 135 मेंबर्स जो उनके नेशनल असेंबली में जो उनकी साइड पर थे, कुछ तो ज़ाहिर है टर्न कोड्स हो गए थे, लेकिन 130 मेंबर्स में से ज़्यादातर जो मुझे इत्तला आई है कि ज़्यादातर की पोजीशन ये थी कि वी शुड नॉट रिज़ाइन। इमरान खान का ख्याल ये था कि हम रिजाइन करेंगे एन मास, तो इट विल फोर्स द गवर्नमेंट टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट एंड होल्ड गो फॉर न्यू इलेक्शंस। इट डिड नॉट हैपन, जो इमरान खान साहब समझते थे। सो अभी भी ये जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसमें दूसरा जो पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें कि आप लाहौर में इलेक्शन कराते हैं, वहाँ धांधली करके पीएमएलएन जीत जाता है, तो फिर एक ये तासुर भी है, देखें जी पीटीआई की पॉपुलैरिटी तो खत्म हो गई। अब पीटीआई बहस करती रहे, नहीं जी ये तो फ्री फेयर नहीं था, इसमें तो ये धांधली हुई, इसमें ये हुआ। सो इट्स नॉट एन इजी डिसीजन, बट आई थिंक और कोई भी फैसला आसान तो होता भी नहीं है। इन द एटमॉस्फेयर दैट पीटीआई इज टुडे, ये बड़ा मुश्किल फैसला होगा। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि आप इलेक्शन लड़ें, अवाम तक जाएं, अवाम में जोश और जज्बा पैदा करें, बिकॉज पॉलिटिक्स इज अबाउट बीइंग रेलेवेंट। अगर आप बॉयकट करके बैठ जाएंगे तो रेलेवेंट ही नहीं रहेंगे। बिल्कुल सही, पॉलिटिक्स रेलेवेंट की भी आप बात कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह की सेनेट टिकट के बाद नून लीग के ऐवान बाला में पोजीशन मजीद मजबूत हो जाती है। इस सियासी सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? जी देखें, अब तो कोई मंसूर कोई फर्क नहीं पड़ता कि मजबूत हो गई है, सारे के सारे मेंबर्स भी आ जाए, 2/3 हो गई है, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक कि जी सारे मेंबर्स सेनेट के जो हैं या नेशनल असेंबली के पीएमएलएन, पीपीपी या एमपीएम या कोalition जमातों से ताल्लुक है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। उन्होंने लेजिस्लेशन करना है, उन्होंने उस वक्त जब 2/3 नहीं भी था तो उन्होंने 26 अमेंडमेंट कर दिया था। सो प्रेजेंट सिस्टम तो एक ऐसा है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, और तमाम जो पढ़ा लिखा तबका है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पाकिस्तान से बाहर, उनको समझ है कि जी ये जो है इसकी कोई हैसियत होगी नहीं। अब उसमें अपनी प्रेजेंस डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए, इट्स अ डिसीजन दैट पीटीआई हैज टू टेक। बट उस नज़र से कि जी राना सनाउल्लाह आ जाएंगे तो उनकी मेजोरिटी और बढ़ जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सारे के सारे भी हो जाए तो डजंट मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज अगर सिस्टम को गिरना होगा तो वो चाहे 2/3 हो, चाहे 1/3 हो, चाहे 3/4 हो, the system will fall irrespective of that, and one day it will fall.
बिल्कुल ठीक है। सिस्टम की अभी ये बात कर रहे हैं, 8 मुकदमात में इमरान खान साहब की बेल अप्रूव होती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और एक मैसेज कन्वे होता है अक्रॉस द बोर्ड, देखा जाता है कि जी चीज़ें शायद कुछ ठहरने लगी हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं कि अलीमा खान के बेटों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दो साइड की मैसेजिंग इस वक्त चल रही है। एंड रिजल्ट इसका आप किधर जाते देख रहे हैं? देखिए, एक तो कई चीजें होती हैं जो लोगों को समझने की भी जरूरत है। देयर इज नो फेवर, कोई ट्रू, फेवर नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ट्रू। कि इमरान खान को 8 केसेस में 9 मई के हवाले से बेल दे दी। चाहे वो जितना भी डिफिकल्ट था, चाहे जुडिशरी पर या बेंच पर जितना भी प्रेशर था, पॉइंट बड़ा सिंपल सा होता है, अभी तक चालान भी नहीं पेश किया गया है। अब अगर आपने चालान 2-2.5 साल में ना पेश किया हो और आपने उसकी ट्रायल ही ना शुरू किया हो, अगर चालान नहीं पेश होगा तो ट्रायल ही नहीं शुरू होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के पास 2-2.5 साल के पास क्या लॉजिक रहती कि उसको बेल ना दे? कोई लॉजिक नहीं रहती। मतलब हमारी कोर्ट्स बहुत ही मज़ाक़ का केस फैसला करते हैं, बट इतना भी नहीं करते हैं कि भाई ज़ाहिर है कोर्ट ये तो पूछेगा भाई आपके पास 2-2.5 साल थे तो आपने क्या किया? या तो नए-नए अभी 9 मई हुआ है तो हम बना रहे हैं जी प्रोसिक्यूशन का केस। तो जब वो जो तो दलाइल ही नहीं थे प्रोसिक्यूशन के पास, तो जब दलाइल ही नहीं थे, ये भी बताने से कासिर थे कि कब ट्रायल होगा, कब उनके खिलाफ चालान पेश किया जाएगा। जब ये भी बताने से कासिर थे तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट वाज लेफ्ट विद नो ऑप्शन, इवन अगर वो ना चाहते हुए भी उनको बेल देनी पड़ी। उसके बाद मैसेजिंग बिल्कुल क्लियर है, आपने सही कहा कि जी वहां से जब एक तरह से एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल नैरेटिव बना, बयानिया बना पीटीआई के लिए, लेकिन जी इमरान खान मासूम हैं और ये तमाम चीज़ें पॉलिटिकल होती हैं। आप कैसे बयानिया बनाते हैं, एक चाहे वो फैसला आपके हक में आया, आपके खिलाफ आया, जो भी वो जब बना पीटीआई में ज़ाहिर मिठाइयाँ बटी और बटनी भी चाहिए कि जी देखें ये 9 मई कर रहे थे और आज देखें उनको तो बेल हो गई है। देयर इज नो केस अगेंस्ट द चेयरमैन, द फाउंडर चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ। अब उन्होंने जाहिर है उनके भांजों को भी, अब मैं तो यही कहूंगा कि हुकूमत वक्त में पॉलिटिकल इंसाइट है ही नहीं, या वो इतने डर गए हैं, इतना खौफ है उनको इमरान खान का कि वहां उनको बेल मिली तो इन्होंने कहा कि अब हम क्या करें, और रिएक्शन में जाके 2 नेफ्यूज को अरेस्ट कर लिया। और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, पहले एक नेफ्यू को गलत आइडेंटिटी के बेसिस पर अरेस्ट किया था, ही वाज नॉट इन्वॉल्व, क्लियरली नॉट प्रेजेंट वहां मई 9 को। तो फिर उसके बाद एज एन आफ्टर इफेक्ट, एज एन आफ्टर थॉट कि ये क्या हो गई, तो बड़ी जगरसाई होगी, ये तो था ही नहीं वहां, और तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई थी, तो छोटे भाई को फिर उठाया गया दूसरे दिन। अब दोनों भाई अंदर बंद हैं, इमरान खान के नेफ्यूज हैं। तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो बहुत ही नेगेटिव है हुकूमत के लिए, लेकिन हुकूमत इतनी खास तौर पर जिसको मैं कहूँगा नून लीग इतनी घबरा चुकी है, इतना डर चुकी है, वो कहते हैं ना इमरान खान के साय से भी डर चुकी है, तो नेफ्यूज तो बहुत बड़ी बात है। तो जब आप इस सिचुएशन में होंगे तो फिर आप हर वो कदम उठाएंगे जिसमें आपकी पॉपुलैरिटी फर्दर डाउन होगी, दुनिया में जगरसाई होगी, सब ये कहेंगे कि भाई ये क्या मजाक हो रहा है। कोई डिटेल फाइन डिटेल्स में नहीं जाता, वो सब दुनिया भर ये कहेंगे 2.5 साल के बाद इनको ख्याल आया कि ओ ये भी था 9 मई के केस में, इसको अंदर बंद। बिल्कुल सही। लास्ट मुझे बताइएगा, ये जो आजकल माफ़ी तलाफ़ी की बातें हो रही हैं और फिर कहा जा रहा है कि नहीं जी ऐसी तो कोई बात की नहीं, सहाफ़ी जो है उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ऐसी बात कर दी, उन्होंने फेम लेने के लिए, इसका एंड रिज़ल्ट आप कहीं जाते देख रही हैं या इस चीज़ को अब सेटल डाउन हो जाना चाहिए? क्योंकि जितनी ये ड्रैग हो रही है उतनी सिचुएशन और मेसी होती नज़र आ रही है। देखिए सोहेल फुराइच मुझे इतने पसंद नहीं, बट ऑब्वियसली लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, इतने पुराने जर्नलिस्ट हैं और तमाम बड़े बड़े सियासतदान उनसे मशवरे भी लेते हैं और टीवी चैनल्स उनको बुला के उनके एनालिसिस भी लेते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि सोहेल फुराइच तमाम 100% चीज़ें अपने इमेजिनेशन से ये लिखेंगे। बहरहाल जो उन्होंने बात की थी उसकी बॉटम लाइन ये थी कि मैसेज ये है कि जब तक इमरान खान माफ़ी नहीं मांगेंगे मई 9 पर बात आगे नहीं जाएगी। दिस इज़ नॉट समथिंग आउट ऑफ दी समथिंग दैट हैज़ जस्ट हैपेंड। उसके बाद भी जो ISPR चीफ ने आके डिनाई किया कि कोई इंटरव्यू नहीं दिया था, उसमें फिर उन्होंने यही बात की कि माफ़ी लाजमी है मई 9 के। सो द इंस्टीट्यूशंस पोजीशन रिमेन्स अनचेंज, चाहे वो इंटरव्यू हुआ था या नहीं हुआ था। लेट्स टेक व्हाट ISPR चीफ इज सेइंग कि नहीं हुआ था, तो वो माफ़ी का तो उन्होंने बिल्कुल रद्द नहीं किया। वो शायद उस तरह से नताइज हासिल नहीं होते। रिएक्शन लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग आया था कि जी पाकिस्तान के कानून में माफ़ी का कहाँ लिखा हुआ है कि माफ़ी मांग ली जाए।
तो वो बरी हो जाएंगे या उनके सारे जो ऊपर इल्ज़ामात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल तो ठीक आई है। थिंक ये जाएगा तो अपने लॉजिकल एंड तक। मे 9th इज नॉट गोइंग एनीवेयर, दैट्स पार्ट ऑफ अ नेशनल नैरेटिव। पीटीआई विल क्लेम, जो वो क्लेम करती रही है, और उसमें बहुत हद तक सदाकत है, क्योंकि 2.5 साल के बाद अगर आप उसके चेयरमैन जिस पर आपने इल्ज़ाम लगाया था, ये उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे, जिस कॉन्स्पिरेसी में जिसमें ये फैसले हुए थे कि किस तरह से रिएक्ट करना है, अटैक करना है, उसका अभी तक कोई एविडेंस नहीं ला सके। जो 10-10 साल जिनको सजाएं हुई हैं, इसी बुनियाद पर कि 7 मई 2023 को वो मीटिंग का हिस्सा थे, अब जाके कह रहे हैं कि जी अभी तक हमारे पास इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं। तो इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं है, तो फिर वो जो उमर चीमा और बाकी सबको जो आपने डॉक्टर इम्प्लीकेट किया यास्मीन था, राशिद वगैरह, तो बिल्कुल ठीक कह वो रहे हैं। फिर वो कहाँ से आपके पास आ गया था? वो जो 2 सिपाहियों ने एविडेंस दिया है, वो हाँ, दैट इज अ पीस ऑफ क्रैप, एग्जैक्टली। नथिंग मोर देन ट्रू। दैट। एक आज से 5 साल के बाद सब हंसेंगे, और सब इवन पीएमएलएन वाले भी कहेंगे मैंने कहा था ये वाला एविडेंस नहीं स्टैंड करेगा। बिल्कुल सही। एविडेंस वो होना चाहिए जो आज नहीं, आने वाले दौर में भी उसके बाद भी स्टैंड कर सके कि एज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, ना बिल्कुल कि ठीक। जी आपने इस किस्म के जो कि पॉलिटिकल केसेस बना के इम्प्लिकेट करने की बिल्कुल कोशिश ठीक। की। मोहम्मद ज़ुबैर, साबिक़ गवर्नर सिंध, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले आपको एक ऐसा मंजरनामा बताएं जो दिल दहला देने वाला है। गज़ा की एक मस्जिद में जुम्मे का समा ऐसा था कि इमाम मिंबर पर खड़े हुए तो चेहरे के कर्ब से झलकती खामोशी में बस इतना कहा कि मुझ में भूख के सबब बोलने की हिम्मत नहीं, और आप सब में भूख के सबब सुनने की हिम्मत नहीं। फिर बुझे हुए लहजे में कहा, उठें नमाज खड़ी करें। और यूं भूख और बारूद से बोझल फिजा में जुम्मे की नमाज अदा हुई, मगर सवाल छोड़ गई कि इंसानियत कब जागेगी। यही वो गज़ा है जहां सांस लेना भी एक इम्तिहान है। नाज़रीन, एक मुख्तसर वक्फे के बाद वापस आते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध एक बार फिर कुदरती आफात की लपेट में हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और सैलाब से 20 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। 20 महकमों के 600 से ज़ायद इमारतें तबाह, दर्जनों अजला में तालीमी इदारे, सड़कें, अस्पताल और पीने के पानी के मनसूबे मलबे के ढेर बन चुके हैं। आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी मफलूज है और बीमारियों के ख़तरात बढ़ रहे हैं। उधर कराची में मानसून बारिशों ने एक बार फिर शहर को डुबो दिया। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। ट्रैफिक, बिजली और निकासी आब का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। शहरी ढांचे की कमज़ोरी और सफाई के फुकदान ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं। रिलीफ ऑपरेशन जारी है, मगर असल सवाल ये है कि जब हर साल बारिशें और सैलाब इन्हीं तबाहकारियों को दोहराते हैं तो फिर पेशगी मनसूबाबंदी क्यों नहीं की जाती, और मौसमियाती तब्दीली के ख़तरात के बावजूद हमारे अदारे हर साल गैर तैयारी क्यों नहीं कर पाते। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है शैला रज़ा साहबा ने, साबिक़ स्पीकर सूबाई असम्बली सिंध हैं और इस वक्त रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया शैला साहब आपके टाइम देने का। फरमाइएगा, कराची हर साल बारिश में डूब जाता है। 16 साल से आप लोगों की हुकूमत है, आप लोगों की हुकूमत ने नालों और ड्रेनेज सिस्टम की इस्लाह क्यों नहीं की? सबसे पहले तो शुक्रिया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सिंध हुकूमत ने इसमें पूरा काम किया है। ये सबको समझना चाहिए कि खानेवाल से लेकर कराची तक का इलाका ये मैरी टाइम ट्रॉपिकल डेजर्ट कहलाता है, जिसमें पूरे साल में अगर बर्फबारी हो, बारिश हो, जो कुछ भी हो, तो वो 10 mm से ज़्यादा नहीं होती। तो इसके नालों की जो कैपेसिटी है वो 40 मिलीमीटर है, और नाले अगर खुले हुए ना होते तो एक सुबह स्पेल आया 7 बजे और फिर 12 बजे तक उसका पानी निकल गया, और उसके बाद जो 1 बजे से बारिश हुई है वो मुसलसल 3.5 घंटे हुई है, और 3.5 घंटे में 235 मिलीमीटर तक बहुत से इलाकों में गई है। ड्यूरिंग 3.5 घंटे नहीं हो सकता कि आप सफाई करें, क्योंकि पूरी दुनिया की स्टडी ये कह रही है कि नहीं मालूम कब क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, किसी वक्त बिजली गिर सकती है। और अगर आप दही सिंध में देखें तो उमरकोट में बहुत ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं, इस पर तहकीकात हो रही है कि बिजली
कि फोरकास्ट क्या होगी, तो बिजली गिर सकती है। तो ऐसे में काम तो नहीं हो सकता ना, और एक बारिश हो रही है, कहाँ निकास करें। तो अगर नाले खुले हुए ना होते तो फिर कैसे काम होता। फिर दूसरी बात यह है कि आपने का प्लानिंग, अगर आप 3 साल पहले, 2 साल से तो बारिश ही नहीं हुई, 3 साल पहले की बारिश में जाएं, 4 साल पहले की, तो बहुत सारा कराची बहुत ज्यादा डूबा था, बहुत सारे इलाके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सब बहुत मसाइल थे। लेकिन हमने उन सबको बेहतर किया है। अब कराची में जो सिस्टम है उसको भी अंडरस्टैंड करें कि 40% इलाका जो है वो अंडर द KMC आता है, और उसमें 9 टाउन जमात के हैं और उसके अलावा कुछ टाउन PTI के हैं। तो एक साल में 27 अरब जो है वो हमने हर टाउन को दिया, हर मुख्तलिफ टाउन्स में गए हैं, जो कि वो कहीं भी इसको चैलेंज नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पे वो सारी जो है पेपर्स घूम रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है। और 60% कैंटोनमेंट के पास आता है। सारा ठीक। फैसल, जैसे दरियाए फैसल कहा जा रहा था, वो कैंटोनमेंट एरिया है। लेकिन 8 बजे से अगर आप देखें, 8 साढ़े 8 बजे से, तो सिंध गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर समेत रिलीफ पे निकली हुई थी और रिलीफ दिया लोगों को। अब बाकी जो जमात इस्लामी से पूछगछ करनी चाहिए कि उनके इलाके के नाले क्यों नहीं साफ, क्योंकि जो बाकी 9 टाउन के अलावा टाउन्स हैं, आप देख सकते हैं, ठीक। नशेबी इलाके लेकिन हैं लेकिन पूरी शैला जी, दुनिया में। ठीक, इसमें न्यूयॉर्क है, दुबई है, इसके अलावा आप कनाडा वगैरह में, सऊदी अरब वगैरह में देखें कि जब इस क्वांटिटी में जो कि हुई नहीं, बारिश हुई तो क्या हाल होते अच्छा, हैं। तो इसके ये अंदर आप क्लाइमेट चेंज बिल्कुल, है। आपका पॉइंट आ गया, लेकिन इसके अंदर एक और चीज अर्ज है। उसमें सवाल ये है कि सिंध हुकूमत ने मानसून के लिए, जिस तरह अभी आप पहले भी फरमा रही हैं, नाला सफाई मुहिम की, लेकिन ऐलान हुआ था, उसका बजट और सफाई कहाँ हुई, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जी जो नालों की सफाई थी वो नहीं की गई, और ना ही उस बजट को उस तरह इस्तेमाल किया गया। इसको आप फिर क्या रिस्पॉन्ड करेंगी? देखिए, मैं इसको यही रिस्पॉन्ड करूंगी कि 5 घंटे में पानी कैसे उतर गया मेन शाहराहों का। नाले खुले हुए थे तो उसमें हुआ है, जहां नहीं उतरा वहां पे मसले थे। देखिए, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से और बाकी जगहों से सब जगह साउथ में जाता है और फिर वहां से होता हुआ समंदर में चला जाता है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो कैंटोनमेंट एरिया है साउथ का, वहाँ पे किसी तरह नस्ला टावर वाला हुक्म आए, और वहाँ पे जो तजावुजात हैं, वहाँ पे जो नाले के ऊपर चीजें हैं, वहाँ पे जो नाले नहीं खुले, किसकी जिम्मेदारी थी, उन्हें पूछे। ये क्या बात हुई। आपको ये तो मानना पड़ेगा कि अगर जहाज 1.5 घंटे ऊपर हवा में हमने रोके, मतलब एयरलाइन को रोके रखा मुख्तलिफ जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ने, और उसके बाद उनको दूसरी जगह जो है वो लैंड कराया गया क्योंकि बहुत बारिश थी। वही बारिश तो जमीन पे गिर रही थी ना। ठीक, लेकिन वो लेकिन ऐसा तो नहीं इसमें, है कि कोई नॉर्मल बारिश थी। ठीक, और लेकिन वो जब ये तो एक टाइम लेगी उसका। अगर अगर 235 मिलीमीटर बारिश 5 घंटे में निकल गई 40 mm के कैपेसिटी वाले नालों से, तो इसका मतलब है नाले साफ थे। ठीक, लेकिन इसके अंदर एक दो चीजें और। एक तो सिंध क्लाइमेट बजट में निस्फ फंड कहा जा रहा है कि जी उसको इस्तेमाल ही नहीं किया गया, और महकमा मौसमियात कह रहा है कि जी हमने वार्निंग इशू की थी, अर्बन फ्लडिंग की तैयारी इसके बावजूद नहीं की गई। अब इस पे क्या कहें हम? जी। अच्छा देखिए, जो क्लाइमेट चेंज का बजट है, इसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि नाले साफ करने के अलावा कुछ होगा। क्लाइमेट चेंज का बजट भी डिवाइडेड होता है, कौन से जो घर बन रहे हैं, ये हो रहा है, उन सब के लिए नाले साफ थे और रिलीफ का सामान रेडी था। और बारिश की फोरकास्ट एक दिन बाद थी, पहले हो गई। जब हो गई 1 बजे के बाद 3 बज गए और बारिश नहीं रुक रही थी, तो हर जगह पे ये हिदायत दे दी गई थी कि जहां है वहां रुक जाएं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूरत हाल थी। जिस दिन बारिश होनी थी उससे एक दिन पहले हुई, लेकिन लोगों ने नहीं सुना। और मैं आगा खान हॉस्पिटल जो है मेन, इसके सामने रहती हूँ। ये सबसे अच्छी रोड है, उसके बावजूद इसमें डेंट पड़े, इतनी बारिश थी और इस पे पूरा ट्रैफिक चलता रहा। लेकिन जो न्यू टाउन से मतलब ये कह दें कि PTV से हसन स्क्वायर जाने का रास्ता था, वो बिल्कुल क्लियर था, लेकिन आगे बड़े मसाइल थे। तो सारी ट्रैफिक वन वे ब्लॉक होनी चाहिए थी, लेकिन जाने वाली ट्रैफिक सारी इस साइड भी आ गई। जो हसन स्क्वायर से रास्ता आना था, उस पे आने के बजाय दूसरे उस पर भी एक ही तरफ चल पड़ी। और 1 घंटे के बाद जब थोड़ा सा रिलीफ हसन स्क्वायर के करीब हुआ और वहां से ट्रैफिक आई, आप अंदाजा नहीं कर सकते थे
कि मेन रोड के घर में कान में आवाज एक दूसरे की नहीं आ रही थी, इस ऐसे ही कदर। था। तो अपने घर के फिर मैंने जो मेरे घर के सिपाही है सिक्योरिटी के, उनको खड़ा किया। इसमें गवर्नमेंट की तो गलती नहीं है कि आप में सबर ही नहीं है कि आप एक रोड पे अगर जैम है तो आप दूसरे पे आ जाएंगे। तो इस तरह तो नहीं हो सकता। थोड़ा सा आपको, हर शख्स जो है, अगर आप माइक उठा के जाएं, वो अभी बोलेगा क्लाइमेट चेंज पे, इस पे बात करेगा, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। बारिश हो गई है, यू हैव टू कॉल योर हाउस। एग्जैक्टली आप अपने लेकिन घर लेकिन इसके अंदर फोन एक करें, आप ठीक। अपने ऑफिस में रात को बारिश रुकेगी, किसी वक्त कुछ रुकेगा, हम आ जाएंगे। सारे निकल पड़े एक साथ। और जबकि ये भेज दिया गया थी डायरेक्टिव से, नहीं निकले, एक दिन पहले बारिश हो गई है। तो बाकी तो बारिश को रोकना तो गवर्नमेंट के इख्तियार में नहीं है। अच्छा। ड्यूरिंग बारिश पानी निकालना हमारे इख्तियार में नहीं है। बिजली का इस्तेमाल नहीं हो सकता। और आप मुझे बताते हैं, जब फोरकास्ट में ये बताया नहीं जा सकता कि बिजली किस तरह से गिरेगी, किस वक्त गिरेगी और बादल कब फटेगा, हम कैसे रेस्क्यू के नुमाइंदों को खड़ा कर दें बारिश के ठीक, अंदर लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ठीक, साथ। उसके अंदर एक अर्ज ये है कि ऑब्वियसली जिस तरह आप फरमा रही हैं, लोग दफ्तरों में थे, अपने घर जाना था, फैमिलीज हैं, और वो ऑब्वियसली जिस हद का पानी हमने पूरे कराची के अंदर देखा, लोग ऑब्वियसली बड़े डिस्टर्ब हुए और घर पहुंचने की जल्दी के अंदर मेरे ख्याल में लोगों को शायद फैसल क्रॉस करने में 8-8 घंटे लगे, ये भी रिकॉर्ड है। लेकिन इसके बाद जो रिलीफ फंड की तकसीम है, क्या उसमें भी ताखीर हुई है? और उसके अंदर ऑब्वियसली अपोजिशन ये कहती है कि जी वो सियासी बुनियादों पर आपने उसको तकसीम किया है, अपने वोट बैंक जहां पर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उस साइड पर ज्यादा रिलीफ फंड्स दिए गए हैं और अदरवाइज उस तरह नहीं अटेंड किया गया। ऐसी बात नहीं है। आप सोशल मीडिया को चेक करें, लोग जो है ना वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से 27 अरब रुपए इनको मिले हैं। और इसके अलावा जो है, इनके जो मुख्तलिफ टैक्स कलेक्शन है वो टाउन की ही प्रॉपर्टी होती है, वो सब भी इनकी जिम्मेदारी है। तो इन्होंने क्यों नहीं यूटिलाइज किया? कोई एक कोर्ट में चला जाए, हम उसको ओपन चैलेंज करते हैं कि उसको फंड नहीं मिला। और जो बाकी मशीनरी है, उसके बाद मुर्तजा वहाब साहब ने खुद तफसील दी है कि किस तरह से हमने सारी मशीनरी टाउन के पास है, किस तरह से अगर हम गलत थे तो 9 टाउन में जमात को काम करते नजर आना चाहिए था। जमात का एक आदमी कहीं नजर नहीं आया। अगर हम गलत थे तो पीटीआई के पास जो टाउन है उन्हें निकलना चाहिए था। कैंटोनमेंट जिसके पास 60% एरिया है, उनको निकल के काम करना चाहिए था। लेकिन पूरे कराची को गवर्नमेंट ऑफिसर ने ही माशाल्लाह से उसके बाद देखा। और इस बात से तो कोई कह ही नहीं सकता कि किसी भी गवर्नमेंट के पास इतने फंड नहीं है कि पूरे कराची को एक लेवल कर ले, सतह समंदर से नीचे सपोर्ट की समंदर की बारिश के सिस्टम को। तो ये एक बहुत क्रिटिकल लम्हा था। और इसको यही हो सकता है कि गवर्नमेंट हर चीज को हरदम चेंज नहीं कर सकती। इंसान जहाँ है वहीं रुके और जो भी प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो करें। ठीक, लेकिन इसमें शैला जी ये भी फरमाइएगा कि अगर यही सूरत हाल है सिंध की, कराची की, जिस तरह बता रही हैं, तो सिंध का शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम बात करें अगले 10 साल में, आपको लगता है कि इस काबिल हो जाएगा कि अगर बारिशें हों या मानसून हो तो उसको बर्दाश्त कर सके या उसको लेकर केटर कर सके? और ये जो पूरी एक क्योस की अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन कराची के अंदर स्पेसिफिकली हमने देखी, ये आइंदा ना हो अगले, अगर मैं आई एम टेकिंग एन एक्सपोजर ऑफ 10 years फ्रॉम नाउ। देखिए, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि पहले जो 3 साल पहले सिचुएशन थी, इसका बहुत मुख्तलिफ है। हमने जो है 203 बिलियन डॉलर के माहिदे किए हैं वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक से अमेरिकन डॉलर्स में। ठीक है। मैंने एक प्रोग्राम किया था, उसमें मुझसे फिगर डॉलर्स की कलेक्ट ओके। और उसमें हमारे नेबरहुड सिटी, और उसमें हमारे क्लिक का मंसूबा, उसमें हमारे स्विफ्ट का मंसूबा, ये सारे हैं जिसको हम एड्रेस भी कर रहे हैं। और वो बहुत से इलाके जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हैं, ये जो पहले डूब गए थे, इसमें रोड उस वक्त तक नहीं बनेगी जब तक कि उससे रिलेटेड जो सेवरेज का सिस्टम है वो सीधा नहीं होगा। तो हमने ये काफी बेहतर किए हैं और इंशाल्लाह बहुत सारा काम हो रहा है कराची में। लेकिन ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हो रहा है। तो जाहिर है कि जो हमारा बजट है उसमें से हम जितने परसेंट लगाएंगे उसके हिसाब से दूसरे भी लगाएंगे। लेकिन इस वक्त पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध सबसे आगे है। हमारे बाद भारत का जो गुजरात है उसका नंबर है। और हम पे जो है वो फॉरेन एजेंसी इत्मीनान कर रही है कि ये सही सिमत में काम कर रहे हैं।
क्योंकि ये बड़े माइक्रो लेवल पे लेकिन शैला जी मॉनिटरिंग होती है। ठीक, शैला जी जिस तरह आप फरमा रही हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए कर रहे हैं, कराची सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, तो क्या ये हकीकत नहीं कि सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की ही थी, पिछले सैलाब के बाद जो बहाली का वादा किया गया था वहाँ पर आज की तारीख तक उस तरह अमल दरामद नहीं हुआ? मुझे लगता है आप बिल्कुल सोशल मीडिया से इनका नहीं बिल्कुल नहीं। ये 5 लाख से ज्यादा घर हम बना के दे चुके हैं, इतना किसी ने दावा नहीं किया। देखिए यही सैलाब पंजाब में भी आया था और दूसरी जगह पे भी आया था। हमने बलूचिस्तान में उस वक्त हमारी हुकूमत नहीं थी, लेकिन हमने हुकूमत आने के बाद ओनरशिप ली। अभी 5-6 दिन पहले जो है ब्रोही गोट लाड़काना में भी ओनरशिप दी है खवातीन को, घरों की जो बन गए हैं। हम घर बना के दे रहे हैं लोगों को। हमने आप जब से 2010 से, जब लोग क्लाइमेट चेंज नहीं अंडरस्टैंड कर रहे थे, उस वक्त हमने उस वक्त भी काम शुरू किया था और उनको बहुत खुश भेजा था। फिर उसके बाद जब 2020 में भी आया तो हम पर्सनली हम खड़े होते हैं। पर्सनली जिस दिन जो ही खुला था, मैं उस दिन बहुत बड़ा ट्रक लेके पहुंची थी, 2 ट्रक कंबल से लेके हर चीज के। हालांकि गर्मी थी लेकिन लोग जो थे वो बंद पे बैठे हुए थे 2000। तो गवर्नमेंट अपना कर रही थी और हम जो थे ना, हम अपने तौर पे फंड जनरेट करके जा रहे थे। इसके बावजूद कि गवर्नमेंट हमें वो कर रही थी, कराची ने बहुत हमें फंड किया था। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम हर जगह कर रहे होते हैं। अगर हम इस सूरत हाल में, जब सिंध में इस वक्त आगे फ्लड भी एक्सपेक्टेड है, जो बारिशें हो रही हैं, उसके बावजूद पहले मरहले में 15 ट्रक हमने अनाज के और मुख्तलिफ चीज अनाज के मुख्तलिफ किस्म का वो हमने केपी में पहुंचाया है। तो क्या हम अपने लोगों के लिए नहीं करेंगे जो डायरेक्ट? वेरी राइट शैला जी, पॉइंट आ गया जी। शैला ठीक, शैला रज़ा साहबा, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन, सैलाब ने सिर्फ घरों को नहीं डुबोया बल्कि हुक्मरानों की कारकर्दगी को भी रियां कर दिया है। ये अलमिया नहीं है बल्कि एक खुला सबूत है कि हमारे हुक्मरान कुदरती आफात से ज़्यादा सियासी बका के लिए मंसूबे बनाते हैं। और यही रीज़न है जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है और जो सिंध के अंदर हो रहा है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो मुल्क की जो माशी सूरत हाल है, जिसके ऊपर एक उम्मीद नज़र आ रही है, फिच की रेटिंग है, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत के बारे में एक नई आलमी रिपोर्ट सामने आई है। फिच रेटिंग्स ने अपनी ताज़ा पेशगोई में कहा है कि अगर पाकिस्तान इस्लाहात पर मुसलसल अमल करे तो 2027 तक ग्रोथ रेट 3.5% तक पहुंच सकता है। लेकिन ये खुशाइंद इम्कान ऐसे वक्त में ज़ाहिर किया गया है जब मुल्क कर्ज़ों के बोझ, मालियाती खसारे, महंगाई और सियासी अदम इस्तेहकाम से दो चार है। सवाल ये है कि क्या ये पेशगोई पाकिस्तानी अवाम के लिए किसी हकीकी माशी रिलीफ की नवीद है या फिर सिर्फ कागजी आदाद शुमार हैं जो ज़मीनी हकायक से तब्दील नहीं होंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में मुझे इस पर बात करने के लिए ज्वाइन किया है डॉक्टर खाकान नजीब ने, वन ऑफ द वेरी वेल रिनाउंड इकोनॉमिस्ट। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, फिच की 3.5% ग्रोथ की पेशगोई हकीकत के करीब है या कोई एक ऐसी खुशफहमी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त टिपिकली बिहेव कर रही है जैसे कि इकोनॉमीज बिहेव करती हैं जब उनकी IMF के साथ एंगेजमेंट होती है। जिसका क्या मतलब है? जिसका मतलब है अफरात-ए-ज़र। अभी आपने लोगों का जिक्र किया, सबसे पहले लोगों का जिक्र करते हैं क्योंकि गुड इकोनॉमिक्स इज अबाउट हैविंग प्रॉस्पेरिटी फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, राइट? सो क्या हुआ? आपकी जो अफरात-ए-ज़र यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह थी वो बहुत नुमायां थी 2023 में 29% के करीब। उसके ऊपर कीमतें 24 में 24% बढ़ी। जो पिछला साल गुजरा है तो कीमतें बढ़ी हैं टोटल 5%, यानी कि 5 अगर कोई 100 रुपए की चीज थी वो 105 रुपए ऑन दी एवरेज जो बास्केट देखी जाती है, जिसको CPI हेड इन्फ्लेशन कहते हैं, हेडलाइन। ये एक तरह से इसको आप रिलीफ समझें फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अगर कीमतें उसी शरह से बढ़ती रहती और आपकी तनख्वाह उस तरह ना बढ़ती तो आपकी जो कुव्वत खरीद है वो टूटी है पिछले 3 साल में। अब इसकी जो इकोनॉमी को आप स्लो करते हैं, पॉलिसी रेट ज्यादा रखते हैं, एक्सचेंज रेट को फ्लेक्सिबल करते हैं, मालियाती खसारे को कम करने के लिए नए टैक्सेस लगे, आप पे लगे, इनकम्स पे लगे, सैलरीड पे, नॉन सैलरीड पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, तो इसने इकोनॉमी को स्लो कर दिया। ग्रोथ रेट पाकिस्तान का 2.5-3% के दरमियान आ गया। अब थोड़ी सी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में ये मौका मिला है कि
थोड़ा सा जो इकोनॉमी की ग्रोथ है उसको पिकअप होने दें। इसलिए लोगों का ख्याल ये है कि फिच हो चाहे हमारे अपने अदादो शुमार हो, ख्याल ये किया जा रहा है कि इकोनॉमी को 3.5% या 3 और 3.5% के दरमियान दोबारा ग्रो करने का मौका मिलेगा। एग्रीकल्चर होपफुली बिहेव्स वेल। मैं ये जो फ्लड्स आए हैं अभी इनका इम्पैक्ट मंसूर साहब देखना पड़ेगा। दिस इज टेरिबली इंपॉर्टेंट। आई रियली होप कि एग्रीकल्चर की 5 स्टेपल क्रॉप्स ठीक रहेंगी और कुछ हम जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी दोबारा बेहतरी देखेंगे। द स्टॉक मार्केट हैज परफॉर्म्ड वेल। ये एक ओवरऑल जायजा है। हैविंग सेड दैट, मैं आखिर में हमेशा इसके ये कहता हूं कि इस इकोनॉमिक शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान के जो फंडामेंटल इश्यूज हैं, एनर्जी सेक्टर के, प्राइवेटाइजेशन के, डीरेगुलेशन के, लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी के, और अपॉर्चुनिटी को मसावी तौर पर लोगों को फराहम करने के इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, वो अपनी जगह कायम है। उनको हल करना हमारा फर्ज है। बगैर उसके इस ग्रोथ रेट को सस्टेन करना, चाहे वो 3.5% और अबव का हो जिसकी जरूरत है, पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं। ठीक, पॉलिसी रेट की बात की। पॉलिसी रेट इस वक्त 11% पर है। क्या इसके ऊपर प्राइवेट सेक्टर को कोई हम कंफर्ट दे सकते हैं, या एक जो व्यू पॉइंट ये भी है कि जी सिर्फ हुकूमती जो कर्जे थे उनको थोड़ा सा सेटल डाउन करने के लिए ये जो पॉलिसी रेट है ये 11% पर लाया गया है? सो ये क्यों कहते हैं हम कि ये जो मैक्रो स्टेबिलिटी है ये निहायत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी मुल्क के लिए। अगर अफरात ज़र 5% पे ना होती, यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह नुमायां कम ना होती, तो जो 22% का पॉलिसी रेट है वो 11 पे नहीं आ सकता था। सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है। सो ये तो आम आदमी समझ सकता है। अगर आज 18% इन्फ्लेशन होती तो रेट 22% ही होता पॉलिसी। अब चूंकि ये 11% तक इसलिए आ गया है क्योंकि अफरात ज़र में कमी हुई है, तो डिमांड को उस तरह तोड़ने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान का जो पॉलिसी रेट है उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो हुकूमत पे इसलिए आता है कि हुकूमत सबसे बड़ी बोरोअर है पाकिस्तान की, यानी कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज द बिगेस्ट बोरोअर। उसने 7-8 हज़ार अरब हर साल वापस करना होता है। वो जो वापस करना है मार्कअप की मद में हर साल, वो कम हो जाता है जब पॉलिसी रेट टूटता है। तो एक तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है। अच्छा, दूसरी बात यह कि अगर आपने गाड़ी खरीदनी थी 1 करोड़ रुपए की, तो 22 लाख की किस्त देनी थी आपने पिछले साल, अब आपने 11 लाख की किस्त देनी है, तो आप गाड़ी खरीदने के लिए बोरो कर लेंगे। आप कहेंगे मैं 11 लाख दे सकता हूं सालाना की बुनियाद पर। अब जब आप बोरो करेंगे तो जो असेंबलर है वो पार्ट्स खरीदेगा। जब पार्ट्स खरीदेगा तो कुछ लोकल इंडस्ट्री चलेगी, कुछ लेबर एम्प्लॉय होगी। सो पहिया जो है वो चलना शुरू है। अब जो असल बहस है वो ये है कि 11 का पॉलिसी रेट है और 5% 7% के दरमियान इन्फ्लेशन के रहने का इम्कान है। देयर इज सम रूम टू कट, बट द प्रॉब्लम मंसूर साहब है कि ये कट क्यों नहीं होता। दिस इज आज के सारे इंटरव्यू का जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे इज द फॉलोइंग: business groups wanted to be coming down, even the authorities wanted to be coming down. Why is the central bank, and इधर मैं थोड़ा सा जिक्र ये भी कर दूं, when you are in an IMF engagement, तो IMF भी इसमें इन्वॉल्व होता है इस डिस्कशन में। Why are they not letting cut? वो ये कह रहे हैं कि जैसे ही हम इसको कट करें और डिमांड बढ़े, तो जो जुलाई में हमने देखा कि एकदम जो आपका ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ जाता है, इंपोर्ट बढ़ जाती है और एक्सपोर्ट उस तरह पिकअप नहीं होती। सो आप इस्लाहात करें, जो मेरे आपके क्वेश्चन का आखिरी जो जुमला मैंने बोला था, जब आप इस्लाहात कर लेंगे एनर्जी नीचे आ जाएगी, सप्लाई चेन्स बेहतर हो जाएंगी, पाकिस्तान की मईशत की जो सप्लाई साइड है, जो आउटपुट गैप है वो कम हो जाएगा, आपकी आउटपुट बढ़ जाएगी, आप दुनिया को चीजें बेच रहे होंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगी और ट्रेड डेफिसिट पॉलिसी रेट कम करने से कम नहीं होगा, तो हम कम करने को तैयार हो जाएंगे। इस्लाहात की ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस्लाहात की अभी आप जब बात कर रहे हैं तो उसके साथ अगर हम देखें तो फाइनेंस मिनिस्टर खुद इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि जी 41% आपके कर्जे बढ़ चुके हैं। इतने बड़े इजाफे के बावजूद मईशत में कोई बेहतरी एक आम आदमी को क्यों नहीं नजर आ रही? देखिए ना, कर्जा क्या चीज होती है। आई थिंक अथॉरिटीज को उनको समझाना चाहिए कर्जा आता कहां से है। लोग समझते हैं कि पता नहीं क्यों इतना कर्जा बढ़ गया है। देखिए, कर्जा बड़ी सादी सी चीज है। आप 8,000 रुपए का अगर खसारा करेंगे, यानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट कमाएगी और जो फेडरल गवर्नमेंट खर्च करेगी, उसमें अगर 8,000 अरब रुपए का गैप है, तो 8,000 रुपए का कहीं से वो गैप पूरा होना है। 8,000 बिलियन विल बी बोरोड, वो आपका नया कर्जा है उस साल का। जो असल प्रॉब्लम है वो ये है कि जो मालियाती खसारा, चूंकि हमारे रेवेन्यूज कम है। अभी मैं देख रहा था पिछले साल 10.3% है हमारा टैक्स टू जीडीपी, पूरे मुल्क का 11% है। हमने एनएफसी में लिखा था कि 2015 में ये 15% हो जाएगा। सो आपकी रेवेन्यू साइड बहुत कमजोर है।
फिर आपकी एक्सपेंडिचर साइड फेडरल गवर्नमेंट की बड़ी कमजोर है। वो कमजोर क्यों है? आप आज भी फेडरल गवर्नमेंट एक ब्लोटेड चलाना चाहते हैं। आपके पास आज भी 170 एसओईज हैं, आप उनका खसारा भी भरते हैं, आप उनको चलाने के लिए यू कीप देम अलाइव। फिर आपकी टारगेटेड सब्सिडीज नहीं है, सब्सिडीज का बोझ है। एनएफसी के ज़मन में आप 57.5% कहते तो हैं आप प्रोविंसेस को देते हैं, उस पर भी बातचीत होने की जरूरत है। ये सारे काम आपको करने हैं। असल देखें, कहना इस्लाहात जरूरी है, कौन ये कहेगा कि पाकिस्तान में रिफॉर्म की जरूरत नहीं है। द प्रॉब्लम हियर इज कि और अथॉरिटीज कर भी रही होती हैं। इफ यू गो टू एनी अथॉरिटी आज 10 साल पहले 50 साल पहले दे विल टेल यू 10 थिंग्स दे आर डूइंग। वेयर इज द इशू? द इशू इज कि द क्वालिटी एंड द डेप्थ ऑफ रिफॉर्म एक्चुअली सेट्स द स्टेज कि उस रिफॉर्म का मंसूर को कोई फायदा है, मंसूर के कैमरा को कोई फायदा है, मैन्युफैक्चरर को कोई फायदा है कि नहीं है। जो क्वालिटी एंड डेप्थ ऑफ रिफॉर्म है वो किससे आपको मैच करनी है? विद द स्टेट ऑफ द इशू। द स्टेट ऑफ द इशू इज मच डीपर। दैट इज व्हाई जो लोग जब फील नहीं ना करते उसकी ये वजह है। बट हैविंग सेड दैट, मैं काफी एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का जिसे कहेंगे असर लोगों की जिंदगी पर ये जरूर आया है कि थोड़ी सी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से अफरात-ए-ज़र कम हुई है, कुछ नौकरियां शुरू हुई हैं, थोड़ी सी ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हैं। अब ये बिल्ड करना है रिफॉर्म को। आई रियली होप कि अथॉरिटीज इस पे काम कर रही हैं। वर्ल्ड बैंक इस पे मुझे बताइएगा, इसके बाद मैं थोड़ा सा आपसे क्रिप्टो के ऊपर भी जाना है। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि जी पाकिस्तान के अंदर 45% जो लोग हैं वो गुर्बत की शरह से नीचे हैं। एक तरफ ये व्यू पॉइंट है और एक तरफ फिच का है, माने हम किसको? सो फिच के पॉइंट ऑफ व्यू को इस हद तक माने, जो मैं आपको कह रहा हूं कि एक शॉर्ट टर्म मैक्रो स्टेबिलिटी 12 से 18 महीने में आईएमएफ एंगेजमेंट से आ जाती है। अथॉरिटीज को पैट एट द बैक दें कि उन्होंने प्रोग्राम को तनदही से फॉलो किया। उन्होंने इस हद तक जाकर के जहां टैक्सेस लगाने थे, थोड़ी सी एनफोर्समेंट करनी थी, एक्सपेंडिचर्स को कर्टेल करना था, ये सब काम उन्होंने किया है। ठीक। तो एक तो ये बात मान, जो आप कहते हैं जो पावर्टी, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी की ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट को लाना, ये मीडियम टर्म ट्रेंड्स हैं। हम इससे भी एग्री करते हैं कि इन मीडियम टर्म ट्रेंड्स के लिए बहुत काम होने वाला है एंड इट इज नॉट इजी टू डू। और उस काम की तरफ जिस तनदही से या जिस स्पीड से आपको बढ़ना है, probably that is what the authorities have to now consider कि क्या हम इस पेस पे, क्या इस डेप्थ पे, क्या इस क्वालिटी पे करेंगे। और इसमें तो एंड जो जुमला है वो हमेशा मेरा यही है कि HR determines the quality intervention in any country। आप पब्लिक सेक्टर में पहले तय करें कि फिस्कल डेफिसिट को ठीक करना है, एनर्जी सेक्टर को ठीक करना है, प्राइवेटाइजेशन करनी है, स्मार्ट रेगुलेशन लाने हैं। क्या इन 4 चीजों में आपके पास पब्लिक नो हाउ मौजूद है? इसका जवाब, हैविंग वर्कड विद द गवर्नमेंट फॉर ओवर अ डेकेड इन पाकिस्तान, मेरा ये है कि पाकिस्तान is in a HR difficulty, HR challenge. Public sector cannot attract the kind of people it should have, and that is why जो quality of reform है उसके लिए हर वक्त multilaterals को देखते रहते हैं। They are not going to fundamentally do the surgery that is needed to be done in this country. पेस की अभी जी जी अच्छा, पेस की मैं थोड़ा सा इसको आगे लेकर चलना चाह रहा था। पेस की अभी आप बात कर रहे थे। पाकिस्तान में स्टेट बैंक और वजारत खजाना फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स क्रिप्टो करेंसी को गैर कानूनी करार देते रहे हैं, लेकिन अब हुकूमत बिटकॉइन रिजर्व कायम करने जा रही है। क्या ये कदम कोई नई मौशी आपको लगता है डायरेक्शन है, कोई संजीदा कोशिश है? ये पॉलिसी मेकिंग में कोई कंफ्यूजन नजर आ रहा है? क्योंकि आम आदमी को कल तक आप कह रहे थे कि ये बिल्कुल गलत है और इलीगल है, और आज कह रहे हैं कि जी बिल्कुल ठीक है और हुकूमत साथ दे रही है। इसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? So there are number of areas जिनको इधर एड्रेस करना पड़ेगा, ये जरा सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि फैटफ पे मैंने बहुत काम किया है पाकिस्तान के लिए टू टेक इट आउट ऑफ द ग्रे लिस्ट। वी डिड सो मच वर्क। 27 पॉइंट्स एक ठीक किए, फिर APG ग्रुप के साथ ये फैटफ के, फिर एक मैट्रिक्स 6-7 का हल किया जाके APG के साथ। अब हुआ ये है कि अथॉरिटीज ने जो नंबर्स देना शुरू किए हैं दे आर अ बिट डिस्कम्फर्टिंग। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 10 से 15% ऑफ पाकिस्तान टोटल पॉपुलेशन विच विल कम टू बी 2.5 करोड़ जो यंगर लोग हैं, वो 10 से 15% ये जो हैं ये क्रिप्टो और ये ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, ये इन ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व हैं, जिसको हमने इलीगल किया हुआ है पाकिस्तान में। ठीक। और इनको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई लॉ नहीं था। तो ये हमें क्या वापस उस तरफ ना ले जाए? एंड दिस इज नॉट अ
कंफर्टेबल पोजीशन फॉर पाकिस्तान। तो पहली तो ये बात है कि इसीलिए एक लॉ लाया गया जिसमें अब रजिस्ट्रेशन और ये सब कुछ आना शुरू हो जाएंगी। अभी लॉ लाने के लिए आई थिंक ऑर्डिनेंस हुआ है, उसको जरूर मेरे ख्याल है ले करेंगे या कर दिया होगा असेंबली में, और उसको फिर लॉ बनाएंगे। अब एक तो मसला इस लेवल पे है, सो वी हैव टू सॉल्व दिस कि अगर वाकई इतना है। अब आई डोंट नो द नंबर्स, ये नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं, बट चूंकि अथॉरिटीज ये नंबर्स दे रही हैं, सो I'm willing to trust कि ये है। अभी तक सेंट्रल बैंक की पोजीशन बड़ी मुख्तलिफ रही है, वो ये रही है, आई डोंट नो व्हाई दे डिडंट कम अप विद दीज नंबर्स, सो दिस डिस्कशन मस्ट हैव बीन हैड कि जी वो क्यों नहीं इन नंबर से, बिकॉज वो रेगुलेटर है इन चीजों का, जो फाइनेंशियल्स हैं पाकिस्तान के, जो सारा फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है उसका रेगुलेटर है, कि उसको क्यों नहीं ऐसा फील हुआ कि ये करना चाहिए था। सो अगेन ये वही बात है जो मैं हमेशा कहता हूँ, इट्स द डेप्थ एंड द क्वालिटी ऑफ रिफॉर्म विच, अगर ये हो रहा था पिछले 2 साल 4 साल 5 साल 8 साल से, तो हमें शायद पहले ही मूव कर जाना चाहिए था। तो एक तो ये वजह, दूसरी ये वजह है कि दुनिया में और स्पेशली जो जिसके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी, अमेरिका हो गया, वो इस वक्त बड़ा जिसे कहेंगे क्रिप्टो को और क्रिप्टो से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहते हैं। ठीक, तो वी वांट टू स्टे अब्रेस्ट विद व्हाट इज हैपनिंग इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऑलरेडी इन यूज, उसको लीगलाइज करना है। प्लस इट कैन बी अ फास्टर मैकेनिज्म टू डू ट्रांजैक्शंस अगर ये लीगलाइज सारा हो जाए। जहां तक गवर्नमेंट का खुद इसमें आने का ताल्लुक है, दिस इज माय हम्बल ओपिनियन अबाउट द थिंग्स एज दे स्टैंड टुडे, कि पाकिस्तान को डायरेक्टली अपने ज़खायर या अपनी ये चीजें इन टर्म्स ऑफ जिसे कहेंगे क्रिप्टो नहीं यूज करनी चाहिए। लोग काम कर रहे हैं, रेगुलेट करें, ब्लॉकचेन को यूज करें, फास्टर P2P मतलब डायरेक्टली जो आप फास्टर ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, इससे रेमिटेंसेस को बहुत फायदा हो सकता है, वो क्विकर आ सकती हैं। बिल्कुल इन सब चीजों को यूज करें, बट पाकिस्तान इटसेल्फ और एनी अदर कंट्री, अगर मैं किसी और कंट्री को भी कह रहा होता, बहुत सी कंट्रीज में तो अभी भी इलीगल है ये, बहुत बिल्कुल ऐसे, दे शुड नॉट गेट इनटू डूइंग इट देमसेल्व्स। अभी वो वक्त नहीं, आ भी सकता है, बट एज वी स्टैंड टुडे, बट इसका यूज इन टर्म्स ऑफ हैविंग टू यूज इट फॉर द बेनिफिट ऑफ इंक्रीजिंग ट्रांजैक्शंस, क्विकर रेमिटेंसेस, ये जरूर पाकिस्तान में एक फायदेमंद चीज हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर खकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का जी, वेरी ग्रेटफुल। और बिल्कुल नाज़रीन, डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आलमी सतह के ऊपर क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए बहुत सख्त कवानीन है। देखना ये है कि पाकिस्तान जो अथॉरिटी बना रहा है, जिसके अंदर ये तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहा है, वो किस हद तक स्ट्रॉन्ग होगी। वाई? बिकॉज कि अगर आपने पाकिस्तान के अंदर इसको रेगुलराइज करना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एंड टू एंड आपको चीज़ें और उस अथॉरिटी के जो रूल्स हैं उनके ऊपर 100% कंप्लाइंस हो रही हो इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। नाज़रीन, ये सच है कि आज पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम इस निज़ाम से मायूस है, लेकिन कुरान ने हमें याद दिलाया अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। इस कौम ने बारहा अंधेरों को शिकस्त दी, कभी 1965 की जंग, कभी 2005 के ज़लज़ले और कभी दहशतगर्दी की तारीक रातों में। हर बार ये अवाम डटे और हर बार पाकिस्तान ने एक नई सुबह देखी। आज अगर अवाम को अजनबी बना दिया गया है तो कल यही अवाम अपनी कुव्वत और इत्तेहाद से वही तारीख दोहराने वाले हैं। ऐसा पाकिस्तान कायम करने वाले हैं जहां कानून सबके लिए बराबर होगा, इंसाफ आम होगा और इज्जत सिर्फ मेरिट की होगी। और ये बात जहन नशीन कर लीजिए, इस निज़ाम में किरदार अदा करने वाले अपने हर फैसले और हर अमल का जवाब देंगे, या तो इस अवाम की अदालत में या फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर, जहां किसी ताकत, किसी मनसब और किसी ओहदे की कोई हैसियत नहीं। याद रखें, उम्मीद कमज़ोरों का सहारा नहीं बल्कि बहादुरों का हथियार है। कौमें मायूसी से नहीं मरती, वो तब मरती हैं जब ख्वाब देखना छोड़ देती हैं। पाकिस्तान के अवाम अब भी ख्वाब देख रही हैं और इन्हीं ख्वाबों से एक रोशन और मजबूत पाकिस्तान जन्म ले रहा है। जैसा कि फैज़ ने कहा था, लाजवाल है अंधेरों के खिलाफ ये जद्दोजहद, लाजवाल है अंधेरों के खिलाफ ये जद्दोजहद कि सहर ज़रूर होगी, ये यकीन बाकी है। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।